पार्टी आसन्न हार को सामने देख रही है, तो उसके बाद उन्होंने मुझे तमाम जो केंद्र की एजेंसियां हैं उसमें उलझाने का काम किया। ये चुनाव में आसन्न हार को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट को दर्शाता है। इनकम टैक्स भी गलत व्यक्ति पर कभी ना हाथ डालती ना हाथ डालेगी। इनकम टैक्स के जो मानक हैं वो सब लोग अपने हिसाब से फॉलो करते हैं। अब चोर की दाढ़ी में तिनका, उसको उत्तर में क्या दे सकता हूँ। नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। लोकसभा चुनावों की सरगर्मियों के बीच कांग्रेस के गणेश गोदियाल को इनकम टैक्स का नोटिस बीजेपी के लिए नई मुसीबत बन गया है, जिस पर बीजेपी के नेता ना तो इस पर जवाब दे पा रहे हैं और ना ही इस विवाद से पीछा छुड़ा पा रहे हैं। माना जा रहा है कि नोटिस पर पहले ही जवाब दिया जा चुका है। इसके बावजूद आईटी का नोटिस जनता के बीच भी चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसके बाद कांग्रेस के लिए ये चुनावी मुद्दा है तो बीजेपी के लिए बिन बुलाई मुसीबत। अब देखना यह है कि उत्तराखंड में नोटिस का मुद्दा कहां तक पहुंचता है। तो आज बात होगी आईटी के नोटिस की, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं पार्टी आसन्न हार को सामने देख रही है, तो उसके बाद उन्होंने मुझे तमाम जो केंद्र की एजेंसियां हैं उसमें उलझाने का काम किया। ये चुनाव में आसन्न हार को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट को दर्शाता है। इनकम टैक्स भी गलत व्यक्ति पर कभी ना हाथ डालती ना हाथ डालेगी। इनकम टैक्स के जो मानक हैं वो सब लोग अपने हिसाब से फॉलो करते हैं। अब चोर की दाढ़ी में तिनका, उसको उत्तर में क्या दे सकता हूँ। कांग्रेस के गढ़वाल सीट से प्रत्याशी गणेश गोदियाल को इनकम टैक्स के नोटिस मिलने के बाद जहां कांग्रेस आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से अब सफाई देने का काम किया जा रहा है। उत्तराखंड में यूं तो चुनावी माहौल में पहले से ही गर्मी है, लेकिन अब कांग्रेस के नेता को मिले नोटिस के बाद इस सियासी माहौल में इन नोटिसों ने आग में घी डालने का काम किया है। राजनीति के जानकार भी यही मान रहे हैं कि नोटिस मिलना आम प्रक्रिया होती है, लेकिन चुनावी दौर में इन नोटिस का प्रत्याशियों को मिलना सीधे तौर पर कई सवाल खड़े करता है, जो सत्ताधारी दल के लिए मुसीबत बन सकते हैं। जबकि इन नोटिसों के पीछे की सच्चाई ये है कि पूर्व में ही कांग्रेस नेताओं की तरफ से इन नोटिस का जवाब दे दिया गया था, लेकिन ठीक चुनावी समय में उन्हें नोटिस मिलना बहुत कुछ बयां कर रहा है, जो बीजेपी और सरकार के लिए चिंता का विषय है। जबकि विपक्षी दल को ये बड़ा चुनावी मुद्दा दे गए हैं। कांग्रेस के गढ़वाल प्रत्याशी गणेश गोदियाल को बीते रोज इनकम टैक्स के 3 नोटिस एक साथ मिले हैं, जिसमें उन्हें और उनकी धर्मपत्नी के नाम ये नोटिस आए हैं। नामांकन के ठीक पहले कांग्रेस प्रत्याशी को मिले ये नोटिस मिलने के बाद कांग्रेस का कहना है कि ये नोटिस उत्तराखंड में बीजेपी सरकार की सच्चाई को उजागर करने का काम कर रहा है कि किस प्रकार से सत्ता का प्रयोग कर विपक्ष को डराने का काम किया जा रहा है। पार्टी पौड़ी में गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में जब आसन्न हार को सामने देख रही है, तो उसके बाद उन्होंने मुझे तमाम जो केंद्र की एजेंसियां हैं उसमें उलझाने का काम किया। मुझे, मेरी पत्नी को और फर्म को 3 समन्स प्राप्त हुए हैं, जिसमें मुझे 22 तारीख को हाजिर रहने के लिए कहा गया है। यह चुनाव में आसन्न हार को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट को दर्शाता है और मैं मानता हूं कि केंद्र की सरकार मुझे जीतने नहीं देने के लिए पूरा प्रयास करेगी और गढ़वाल की जनता मुझे हारने नहीं देगी, मेरा ऐसा विश्वास है। वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस के प्रत्याशी को इनकम टैक्स के नोटिस मिलने पर जहां विपक्ष आग बबूला हो रहा है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से अब सफाई देने का काम किया जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की माने तो इनकम टैक्स का नोटिस मिलना कोई गलत बात नहीं है,
और वैसे भी इनकम टैक्स वहीं पर अपने नोटिस देने का काम करता है जहां पर उन्हें कुछ शंका होती है। ऐसे में अगर कांग्रेस पाक साफ है और कांग्रेस के प्रत्याशी सही हैं, तो फिर उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। भैया देखो, उनको अपनी सारी इनकम का ब्यौरा तो अब नामांकन में देना ही है। क्यों घबरा रहे हैं? इनकम टैक्स भी गलत व्यक्ति पर कभी ना हाथ डालती ना हाथ डालेगी। उनको अपना पक्ष इनकम टैक्स का आगे रखना चाहिए। इसे राजनीतिक इशू बनाने की अवस्था नहीं है। इनकम टैक्स के जो मानक हैं वो सब लोग अपने हिसाब से फॉलो करते हैं। अब चोर की दाढ़ी में तिनका, उसको उत्तर में क्या दे सकता हूँ। उत्तराखंड में चुनावी माहौल गर्म है और सियासी दलों के प्रत्याशी अब नामांकन की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन नामांकन से पहले कांग्रेस प्रत्याशी को इनकम टैक्स का नोटिस आना प्रदेश में राजनीति को नया मोड़ दे गया है, जिसमें अब जनता भी ये सोचने पर मजबूर है कि आखिर सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है या विपक्षी दल के नेताओं को डराने की कोशिश हो रही है। खैर, सच्चाई चाहे जो भी हो, वो आने वाले समय में पता चल ही जाएगी। लेकिन इनकम टैक्स के इन नोटिस की टाइमिंग सीधे तौर पर उत्तराखंड में चुनावी माहौल को गर्म करने के साथ कई सवाल भी खड़े कर गई है। इंडिया वॉइस के लिए देहरादून से अभय केंतुरा की रिपोर्ट। तो उत्तराखंड में कांग्रेस के गणेश गोदियाल को नोटिस के बाद में एक तरफ जनता के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए चुनावी मुद्दा बन चुका है। हमारे साथ वीरेंद्र बिष्ट, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। इसके अलावा गरिमा दसोनी जी, मुख्य प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और उमा सिसोदिया जी, वरिष्ठ नेता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गरिमा जी, आपके पास में आऊंगी। जिस तरह से गणेश गोदियाल को एक तरफ तो गढ़वाल से एक टिकट मिला है लोकसभा का और दूसरी तरफ आईटी का नोटिस आया है, क्या कहना है? अच्छी बात है। गोदियाल जी संघर्षशील व्यक्ति है, उसके पहले भी बहुत बार उनको गिराने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई और जब से उन्होंने निशंक जी को हराया है, यानी कि इनके मुख्यमंत्री रहे कैंडिडेट को हराया है, तभी से भारतीय जनता पार्टी की आंखों में गोदियाल जी खटकते हैं। कभी राज महाविद्यालय में वित्तीय अनियमितता को लेकर, तो कभी बीकेबीसी के अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल को लेकर अनेकों जांचें भाजपा ने आज तक करवा ली, लेकिन उनका बाल बांका तक नहीं कर पाए। और आज भी उन्होंने प्रेस वार्ता कर। गरिमा जी की आवाज बहुत कम आ रही है। जी गरिमा जी, आपकी आवाज कम आ रही है। हाँ, मैं ये अभी आ रही जी। तो मैं ये कह रही हूँ कि गणेश गोदियाल संघर्षशील व्यक्ति हैं। अनेकों जांच उनके ऊपर पहले भी भारतीय जनता पार्टी बैठा चुकी है अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग करके, लेकिन वो हमेशा पाक साफ निकल कर आए। और आज भी आप देखिए कि कल उनको समन मिला है और आज वो सार्वजनिक तौर पर प्रेस वार्ता उन्होंने करी और उन्होंने कहा कि मैंने जीवन में ऐसा कोई काम नहीं किया कि भारतीय जनता पार्टी मेरा बाल भी बांका कर पाए या मुझ पर उंगली उठा पाए। ये केवल और केवल मुझे प्रताड़ित करने के लिए या मेरा उत्पीड़न, मेरा हैरासमेंट करने के लिए किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक मुझे लगता है गलतियां कर रही है, क्योंकि पहले ही बढ़त बना ली है पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट पर गोदियाल जी ने पहाड़ी और बहारी के नारे के साथ, क्योंकि भाजपा ने जैसे पैराशूट कैंडिडेट को उतारा है तो गढ़वाल की जनता जमीन से जुड़े हुए गोदियाल जी को अपने बीच का नेता बनाना चाहती है। और अपनी सुनिश्चित हार को देखते हुए अब इतनी बौखलाहट भाजपा में हो गई कि पहले राजेंद्र भंडारी को वो तोड़कर ले गए। अगर इतने आश्वस्त थे अनिल बलूनी अपने जीत के प्रति, तो फिर इस तरह से कांग्रेस पार्टी में तोड़फोड़ करने की जरूरत नहीं पड़ती। कांग्रेस पार्टी के छत्रपों को पार्टी में शामिल कराने की जरूरत नहीं पड़ती। अनिल बलूनी खुद चुनाव प्रचार छोड़ते हैं और राजेंद्र भंडारी से भी छुड़वाते हैं और दिल्ली मुख्यालय में उनकी ज्वाइनिंग करवाते हैं। महेंद्र भट्ट की मुझे लगता है कि इच्छा के विपरीत, क्योंकि महेंद्र भट्ट भी उस ज्वाइनिंग में दिखाई नहीं पड़ते। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि गोदियाल जी को जो ये समन आया है, इसकी टाइमिंग पर बहुत बड़ा सवाल उठता है। और आने वाले समय में हम भारत निर्वाचन आयोग के पास जाएंगे, क्योंकि प्रोविजंस है। आज देश की सारी मशीनरी इलेक्शन कमीशन के अंडर में है। इसी पावर का यूज करके उन्होंने कई राज्यों के गृह सचिव बदले। अब हम उनके सामने ये कंप्लेंट लेकर जाएंगे कि कैसे इनकम टैक्स कमिश्नर महाराष्ट्र या मुंबई तंग कर रहा है कैंडिडेट को।
सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए। ठीक है, वीरेंद्र मिश्र जी, जवाब दीजिएगा इस पर। समझ रही है कि सिंपैथी जुड़ जाएगी अब सिंपैथी जुड़ जाएगी और भी ज्यादा गणेश गोदियाल जी के साथ ग्रामीण जनता की, कि देखो कैसे दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी अपनी एजेंसीज का कर रही है और विपक्षी दल के नेताओं को न सिर्फ तोड़ने की कवायद कर रही है, वीरेंद्र सिंह जी, वीरेंद्र मिश्र जी, गरिमा जी कह रही है कि एक तरफ तो चुनावी टाइमिंग के बीच में जिस तरह से ये नोटिस आया और दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस तरह से करी गई है गणेश गोदियाल के द्वारा, साफ तौर पर कांग्रेस के लिए चुनावी मुद्दा है और सहानुभूति से लेकर तमाम तरह की बातें जो सामने आ रही है, कि आपको नहीं लगता कि चुनावी कॉल में आपके लिए जवाब देना महंगा पड़ सकता है? देखिए, किसी को जवाब देना है या नहीं देना है ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न तो अपने गणेश गोदियाल जी जो प्रत्याशी हैं पौड़ी के, उनको देना पड़ रहा है, जवाब उनको देना पड़ रहा है। और जहां तक इनकम टैक्स का काम करने का तरीका है, आप सब जानते हैं, हम लोग इनकम टैक्स पे करते हैं। इनके जो नोटिस है 5-5, 6 साल में, 3-3 साल में, 4-4 साल में इनके नोटिस आते हैं और पहले भी इनको आ चुका है। जैसे गणेश गोदियाल जी ने कहा है कि पहले भी उनको नोटिस आया था, उन्होंने उसका क्लियरिफिकेशन किया है, उसमें क्लियर चिट उनको मिली है। तो हो सकता है ये इनकम टैक्स विभाग की तरफ से कोई कमी हुई है या सही हुआ है, ये जवाब उनको देना पड़ेगा और उनको मिलेगा। अगर कांग्रेस ये समझती है कि इस इनकम टैक्स ऑफिस के नोटिस से उनकी जीत पक्की है तो उनको तो खुशी मनानी चाहिए। क्यों उनके अंदर बौखलाहट है, क्यों उनके अंदर इस तरीके से डर और भय पैदा हुआ है? नहीं, लेकिन वीरेंद्र मिश्र जी, जब इस तरह की जो एजेंसीज होती हैं, एक बार जब उनका खुद का कहना है कि नोटिस जा चुका है, जवाब भी मिल चुका है, क्लैरिफिकेशन हो चुका है, मामला सॉर्ट आउट हो चुका है, तो ऐसे में दोबारा नोटिस आना ये कहीं ना कहीं सवाल उठाता है ना फिर? देखिए, सवाल आप और हम पर नहीं उठा रहा है, सवाल तो इनकम टैक्स पर उठा रहे हैं। मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ही बात कर रही हूँ। हाँ, तो मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नुमाइंदा नहीं हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ। तो इनकम टैक्स या कोई भी एजेंसी देश की किसी के खिलाफ नोटिस देती है तो वो कुछ न कुछ उसका आधार होता है। और इनकम टैक्स तो सही कहा है कि आप और हमको तो नोटिस देगी नहीं, तो देगी उस व्यक्ति को कि जिसका इनकम टैक्स में बहुत ज्यादा लेन देन होगा, आमद होगी, या उसने पैसा दिया होगा या लिया होगा, उसका उसने क्लियरेंस नहीं दिया होगा, डिटेल्स नहीं दी होगी, इसलिए विषय है। तो इनकम टैक्स को जवाब गोदियाल जी ने देना है और इलेक्शन कमीशन के पास में हमारी बहन धसोनी की पार्टी ने जाना है, तो ये विषय उनका है। तो चुनाव में कोई घबराहट नहीं है, कोई आपको छटपटाहट नहीं है, तो आपके लिए तो ये बड़ा अच्छा मौका है। इसलिए जवाब आपको देना है, इनकम टैक्स में आपको जाना है और जनता के प्रश्नों का जवाब भी आपको देना है कि कौन बाहरी है, कौन भीतरी है, कौन कब से रह रहा है, किसने पौड़ी लोकसभा के लिए काम किया है। जहां तक अनिल बदौली जी का प्रश्न है, इन्होंने 6 वर्षों में अपने राज्यसभा के 6 वर्ष के कार्यकाल में जो पौड़ी पार्लियामेंट के लिए हो या पूरे उत्तराखंड के लिए हो, एक अलग से मिसाल बनाई है। बहुत सारे मुद्दों को उन्होंने उठाया है, हमारे पहाड़ के, गढ़वाल के, कुमाऊं के मुद्दों को उन्होंने उठाया है और उस पर उन्होंने काम करके भी दिखाया है। तो इसलिए जनता जानती है कि किसके पक्ष में माहौल है, इसलिए हल्ला वो लोग मचा रहे हैं कि जिनको अपनी बुरी तरीके से हार दिखाई दे रही है। इसलिए मैं दसोनी बहन से कहता हूं कि आप खुश होइए और आप तो अभी से अपने लड्डू खाने की तैयारी कर लीजिए। जैसा आप कह रही हैं जवाब दीजिएगा इस पर। उमा जी आती हूँ इसके बाद आपके पास जी। देखिए, तो मेरा ये कहना है कि ये चुनाव है, जनता के उसमें है, जनता के मैदान में है, जनता ने वोट देना है और जनता जिस तरीके से भी जिसके प्रति पक्ष में अपना मतदान करेगी उसको चुनाव जीतना है। कांग्रेस शायद भूल गई है कि देश में जब सरकारें गिराई जाती थी, जब इनकम टैक्स और सीबीआई लोगों को उठा कर ले जाती थी, या तो नोटिस जा रहा है, कांग्रेस के जमाने में तो लोगों को देश के अंदर सरकारों को तोड़ने का काम करते हैं। हिमाचल प्रदेश 10वां प्रदेश था, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में जो आपने करी तोड़-फोड़, वो आपका 10th प्रदेश था जहां आप लोकतांत्रिक तरीके से चुनी सरकारों को खुद करने की कोशिश कर रहे थे। आपने उत्तराखंड से शुरुआत करी, उत्तराखंड के बाद आप गोवा गए, गोवा के बाद आप अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, कोई सरकारें आपने नहीं छोड़ी।
और इसलिए आप बता ऐसे रहे हैं, धैर्य और प्रचार संयम प्रसार से ऐसे करते चलिए। हैं कि भगवान माई जनता हो के गई ऊपर कटनी फैसला पूरी। छोड़िए तो ऐसा कि नहीं जनता है, किसका जनता साथ देने आपको वाली है, नहीं चुन किसका रही क्या है। कहनी है। आप सरकारों को इसमें अपने ज्यादा पैसे के बल बताने पर की जरूरत गिरा नहीं रहे है हैं और कि अपनी किसकी सरकारें सरकार बना रहे किसके साथ हैं। ज्यादती और कर रही दूसरा है। फेज आपका जब ये है कांग्रेस कि की आप सरकार चलिए ठीक है, है, आती हूँ तो मैं। लोग उमा लोग जी, जेल में जाते उमा जी, हैं। को आप तोड़ रहे ठीक है, हैं। अगला सवाल मेरा उमा जी से। उमा जी, क्या एक लगता है मिनट, आपको मैडम। कि आईटी का ये नोटिस जिस मैडम, तरह से एक कांग्रेस सेकंड। का, जी आती हूँ मैं, गरिमा जी आती हूँ। चाहती हूँ कि जो समन आया है गणेश गोदियाल जी को, उसमें इनकम टैक्स ने कोई रीजन नहीं लिखा है, कोई भी रीजन उसमें नहीं लिखा है कि क्यों उनको तलब किया जा रहा है। उनको थाने महाराष्ट्र बुलाया जा रहा है ताकि जो पीक है इस समय, चुनाव का पीक चल रहा है, मात्र 20 दिन में चुनाव खत्म भी हो जाएंगे। 19 तारीख को यहाँ पोलिंग होनी है, तो आप सोच सकते हैं कि ये तो आपका कहना है कि कैंपेनिंग को डिस्टर्ब करने के लिए ये किया जा रहा है? बिल्कुल, एज लेने के लिए और गणेश गोदियाल जी को किस तरह से डिस्टर्ब किया जाए, उत्तराखंड से बेदखल किया जाए। लेकिन ठीक है, आती हूँ मैं, इस पे जवाब लूंगी, लेकिन पहले उमा सिसोदिया जी के पास जाऊंगी। उमा जी, क्या लगता है आपको आईटी का ये जो नोटिस आया है और कांग्रेस जिस तरह से इस मुद्दे को चुनावी मुद्दा बना रही है, इस पर सवाल उठा रही है, क्या इसका लाभ मिलेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने बड़े भाई वीरेंद्र बिष्ट जी ने जितनी मासूमियत के साथ कहा है, मैं बशीर बद्र का एक शेर उनको नजर करना चाहूंगी। इस सादगी पर कौन ना मर जाए, एक खुदा कत्ल करते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। पहले ये शेर कोई मतलब मुझे लगता नहीं कि लड़कियों के ऊपर शायद ये शेर कहा जाता था, लेकिन बिष्ट जी आज आपके ऊपर बिल्कुल फिट है ये शेर। आप इतनी मासूमियत के साथ बोल रहे हैं। भाई, मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूँ, मुझे क्या पता मुझे कोई क्यों इनकम टैक्स का नोटिस देगा। और हमारा विश्व का सबसे बड़ा संगठन, इसमें सारे मतलब सारे के सारे जो लोग हैं इतने सदाचारी हैं कि इन्होंने आज तक कहीं कोई करप्शन नहीं किया, इसलिए बीजेपी के किसी व्यक्ति को कभी नोटिस नहीं आता है। और सारे के सारे नोटिस जो है वो विपक्षी पार्टियों को आते हैं, क्योंकि सारे विपक्षी पार्टी में जो है असर भरे हुए हैं और सबके सब यहाँ पर खराब है। इसलिए इनकम टैक्स और ईडी, सीबीआई सबके सब विपक्षी पार्टियों को ही नोटिस देते हैं और बीजेपी वाले सब इतने सदाचारी हैं कि इनको कभी कोई नोटिस नहीं आता। आप ये देखिए कि जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या इस समय मोदी राज में हो रही है, वो भूतो न भविष्यति है। ना इससे पहले हमने अपने 75 साल के अपने आजादी के अपने काल में हम लोगों ने ये देखा है कि इस तरीके से लोकतंत्र का गला घोट दिया जाए। इस तरीके से आप अपने विपक्ष के नेताओं को हर तरीके से आप प्रताड़ित कीजिए, चाहे आप उनको ईडी के संबंध भेजिए, चाहे आप उनको इनकम टैक्स के संबंध भेजिए। और टाइमिंग इतनी जोरदार होती है कि जैसे ही आपने यहाँ चुनाव की घोषणा की, गोदियाल जी को टिकट मिला, आपका जो ईडी का जो इनकम टैक्स का जो नोटिस था वो अपने घर से चल के सीधा गोदियाल जी के घर पहुंच गया। इनका मतलब जो टाइमिंग है वो बड़ी खूबसूरत टाइमिंग होती है कि मतलब ना आप 4 महीने 6 महीने पहले 1 साल पहले बात करेंगे, ना आप चुनाव के बाद बात करेंगे। सीधी सी बात है, सबको समझ में आता है। जनता बेवकूफ नहीं है कि आप ये ना समझ पाए कि सिर्फ चुनाव में नेताओं को परेशान करने के लिए, विपक्ष को परेशान करने के लिए और इंडिया गठबंधन के हमारे कद्दावर नेताओं को परेशान करने के लिए आप लोगों ने इनकम टैक्स के नोटिस भेजे और बुलाया भी कहा है आप लोगों ने महाराष्ट्र में। कोई भी कह देगा कि सिर्फ और सिर्फ परेशान करने की राजनीति है। वीरेंद्र जी, इस पर आपका जवाब। अरविंद केजरीवाल जी को लगातार नोटिस पे नोटिस देकर बुलाया जाएगा ताकि चुनाव में पार्टिसिपेट ही न कर पाए। हमारी पूरी जवाब देने में जुटी हुई है। गणेश गोदियाल जी मुंबई ही रहते थे, मुंबई ही उनका एड्रेस था, मुंबई ही उनका घर था, तो इसलिए इनकम टैक्स की रिटर्न्स उनकी सब मुंबई से ही गई होंगी, इसलिए मुंबई में ही केस रजिस्टर हुआ होगा। मैं टाइमिंग में बात कर रही हूँ, आपकी टाइमिंग बड़ी जबरदस्त होती है। जहाँ तक वो कह रहे हैं कि मैं गढ़वाल ही हूँ और गढ़वाल का रहने वाला, वो तो इस नोटिस से भी मालूम चल गया है कि आप जिंदगी भर आप जो है मुंबई में रहे, वहाँ आपने व्यापार किया और अब चुनाव के लिए आप उत्तराखंड आए, यहाँ से एमएलए भी बने, कांग्रेस के आप अध्यक्ष भी बने, लेकिन उसके बावजूद भी आपको मुंबई से आपका लगाव लोगों को पता है। और ठीक है, आपका व्यापार क्षेत्र है, अपने को कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए ये कहना कि मुंबई से नोटिस क्यों आया है। जी, देती हूँ गरिमा जी, आपको समय देती हूँ मैं। जी वीरेंद्र जी, आप अपनी बात पूरी करें पहले। मैंने ये कहा है कि नोटिस आपको वहां से आएगा जहां की आपकी ग्राउंड रिपोर्टिंग होगी, जहां आपने इनकम टैक्स दिया होगा, जहां का आपका एड्रेस होगा और जहां आपका व्यापार रहा होगा। क्यों आते हैं? गरिमा जी, आप जवाब दीजिएगा। बताइए आप।
देखिए, आज पत्रकारों ने ये सवाल पूछा था गोदियाल जी से 2018 में जिस फर्म के तहत उनको नोटिस आया है, उनकी जिस फर्म के लिए, वो फर्म 2018 के बाद कोई भी काम नहीं कर रही है, यानी कि एक तरह से नल एंड वॉइड है। उसके बावजूद जो टाइमिंग चुनी गई है वो उनके लोकसभा चुनाव की चुनी गई है, उनको समन भेजने की। और समन में मैंने पूरा पढ़ा समन को, उसमें कहीं रीजन नहीं दिया है कि उनको 22 मार्च को पेश किस लिए होना है। बस ये कहा गया है आप अपने सारे अकाउंट की डिटेल लेकर हमारे थाने के महाराष्ट्र के दफ्तर पहुंचिए 11:30 बजे सुबह। लेकिन यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ, जो वीरेंद्र बिष्ट ने बात कही कि बंबई में रहते थे, वहाँ व्यवसाय करते थे। सबसे खूबसूरत बात यही है, आपसे जस्ट पहले मैं एक चैनल में थी, उसमें सुनीता विद्यार्थी ने प्रचार कर दिया गणेश गोदियाल जी का कि बंबई से देखिए वापस आ गए हैं यहाँ। तो यही तो प्रचार है मेरे नेता का कि उन्होंने पलायन किया, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए पलायन किया, लेकिन अपनी जड़ों को नहीं छोड़ पाए। कमाई पूरी, आपको जानकारी के लिए बता दूं प्रियंका जी, ठेले पर केला बेचकर मुंबई में गणेश गोदियाल ने आजीविका कमाने से शुरुआत की और फिर 20 साल वहां मेहनत करी और जो पैसा कमाया वो सारा राठ महाविद्यालय में लगा दिया। राठ पौड़ी का एक बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र माना जाता था, आज राठ में उनके महाविद्यालय से पढ़ कर बच्चे निकल रहे हैं और उनको दुआएं दे रहे हैं। क्या किया आपके अनिल बलूनी ने? 6 साल सांसद के तौर पर राज्यसभा सांसद रहे अनिल बलूनी यहाँ उत्तराखंड से, और दिल्ली में बैठे रहे। एक काम ये नहीं गिरा पाएंगे जो अनिल बलूनी ने दिल्ली में बैठकर 6 साल राज्यसभा सांसद होने के नाते किया हो, और वही पड़े रहे। वीरेंद्र जी जवाब दीजिएगा जी। हत्याकांड पर मौत, अग्निवीर योजना पर मौत, अस्सी घोटालों पर मौत, केदारनाथ में सोना चोरी हुआ उस पर मौत। अरे पूरे समय तो मौत रहे आपके अनिल बलूनी। तो आप उत्तराखंड की पौड़ी गढ़वाल सीट की जनता बहुत ही साक्षर जनता है, पढ़ी लिखी जनता है, क्यों स्वीकार करेगी पैराशूट कैंडिडेट को? उनके दुख परेशानी में जब अनिल बलूनी कभी उनके साथ खड़ा नहीं हुआ, जंगली जानवरों का आतंक रहा, रोज कोई ना कोई महिला या बच्चा गुलदार का निवाला बनता रहा। सब कहाँ से अनिल बलूनी? अंकिता हत्याकांड हुआ, अनिल बलूनी ने क्यों बुलडोजर चला रहे हो? क्यों उत्तराखंड के लिए कोई काम किया है? क्यों अपराधियों को सजा नहीं दे रहे हो? क्यों उत्तराखंड के लिए कुछ काम किया है? क्यों सीबीआई जांच नहीं कर रहे हो? कौन विनोद अनिल बलूनी को अपने चरित्र में आपको देखना पड़ेगा, अपने दर्पण में चेहरा देखना पड़ेगा। राज्यसभा सांसद होते हुए आवाज क्यों नहीं बुलंद करी अनिल बलूनी ने? उन्होंने जो उत्तराखंड के लिए किया है भूतोना भविष्य की, सभी लोग उनकी तारीफ करते हैं कि अनिल बलूनी ऐसा राज्यसभा का सांसद रहा है जिन्होंने उत्तराखंड राज्य के लिए, गढ़वाल लोकसभा के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम किया है, पूरे उत्तराखंड के लिए काम किया है, और पूरा उत्तराखंड के मानचित्र को उन्होंने देश में और विदेश में पहुंचाने का काम किया है। ये परफेक्ट एमपी राज्यसभा। राजभवन के लिए तो आप बताएंगे जरा कि राजभवन ने कुछ किया हो? राजभवन ने कोई सांसद निधि दी है? जरा बताएंगे आपके सांसद राजभवन ने कोई सांसद निधि दी है? आपके प्रदीप टंका ने किसी का नाम सुना है? आपके नेहरा जी का नाम किसने सुना है? अरे हद हो गई है, इतना बोलिए जितना खप सकता है। इतना झूठ बोल के आप वोट नहीं ले सकती है। जनता ने आपको नकार दिया है दसोनी बहन, जनता ने आपको नकार दिया है, झूठ नहीं बोल सकती आप। जितना झूठ बोलोगे उतने आपके खिलाफ बगावत लगाए रखा। 70 साल तक बर्फ की सीढ़ी में लेटे रहे मरनासन तुम। 10 साल जुम्मा हुए हैं शासन में आए हुए और देश का ये हाल कर दिया। अरे बाबा, देश को आज कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है? कहने की जरूरत नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड ने तुम्हारा पूरा गले मुर्गे उठाने की जरूरत नहीं है, गले मुर्गे उठाने की जरूरत नहीं है। जो बॉन्ड आपको मिले, आपके पार्टी को मिले हैं, उसका तो ब्यौरा दीजिए। अगर आप इतने ईमानदार हैं तो उसका ब्यौरा आप पहले दे देंगे। क्यों कोर्ट का आपने इंतजार किया? आपको जो बॉन्ड से पैसा मिला है आपने क्या उसका ब्यौरा दिया है? आपने ब्यौरा दिया है? अभी भी आपने ब्यौरा नहीं दिया है। इसलिए आपके सांसदों ने उत्तराखंड राज्य के लिए कुछ नहीं किया। अनिल बलूनी पहले सांसद है जिन्होंने उत्तराखंड की पहचान बनाई है, और गढ़वाल लोकसभा के लिए उन्होंने जिस तरीके से काम किया है वो भूतोना भविष्य की। इसलिए धैर्य और संयम रखिए। जनता के आशीर्वाद का इंतजार कीजिए कि जनता में कौन कितना लोकप्रिय है। ठीक है उमा जी, आपके पास में आती हूँ। उमा जी ठीक है, गरिमा जी आती हूँ, गरिमा जी आती हूँ वीरेंद्र जी आती हूँ आपके पास। उमा जी फाइनल कमेंट दीजिएगा।
फाइनल कमेंट देखिए, मैं दीजिएगा। सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि 2024 का चुनाव जो है वो बीजेपी सरकार ने अपने नाक का सवाल बनाया हुआ है कि हमें कुछ भी करना है और हमें जीतना है। उसके लिए हमें लोकतंत्र की हत्या करनी पड़े, उसके लिए हमें विपक्ष के नेताओं को दबाना पड़े, उसके लिए हमें मतलब कहते हैं बिल्कुल सामने की दुश्मनी पर आना पड़े। पहले हम सुनते थे कि जो राजनीति है उसमें मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होते। लेकिन इस समय हम देख रहे हैं कि बिल्कुल मतभेद के साथ साथ लगातार मनभेद भी यहाँ पर हो रहे हैं। नेतागण एक दूसरे के खिलाफ जिस तरह से ईडी और सीबीआई और इन सब का यूज कर रहे हैं, वो साफ साफ दिखाई देता है कि लोकतंत्र हमारा खतरे में है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से अपील करना चाहती हूँ कि अगर वाकई में आप देश में स्वस्थ लोकतंत्र चाहते हैं तो आपको विपक्ष को मजबूत करना पड़ेगा। अदरवाइज हम लोग एक तानाशाही की तरफ जा रहे हैं और धीरे धीरे चुनाव देखिए रशिया में भी होते हैं, चुनाव नॉर्थ कोरिया में भी होते हैं और उसी तरह से चुनाव हिंदुस्तान में भी होने लगेंगे। तो आप लोगों के पास लोकतंत्र नहीं बचेगा, सिर्फ यहाँ पर एक पार्टी बच जाएगी और उसी पार्टी की आपको लगातार उसकी गलत नीतियां आपको सहनी पड़ेंगी। वीरेंद्र जी फाइनल कमेंट दीजिएगा। देखिए, जहाँ तक प्रश्न है ईडी, सीबीआई और आईटी का, इनकम टैक्स का, वो उसी व्यक्ति के पास जाती है कि जिसके पास कुछ लेन देन हो, जिसने कोई भ्रष्टाचार किया है, जिसने कोई भ्रष्टाचार करने का प्रयास किया है। इसलिए आम आदमी पार्टी जो आज यहाँ पर अपना प्रवचन कर रही है, तो उसको झांकना पड़ेगा। पहले अपने मंत्रियों को, विधायकों को देखना पड़ेगा कि क्यों उनके पीछे ईडी, सीबीआई और आईटी पड़ी हुई है। जहाँ तक गणेश गोदियाल जी का प्रश्न है, उनका मामला निश्चित रूप से पुराना विषय है। जनता जनार्दन के फैसले का इंतजार कीजिए और जो जनता जनार्दन में अगर इतने वो लोकप्रिय है तो काहे डर रहे हैं, काहे घबरा रहे हैं। गरिमा जी फाइनल कमेंट। 2018 के पहले का जो उनका विवरण है उनसे मांगा गया है। ठीक है वीरेंद्र जी, समय नहीं है। गरिमा जी फाइनल कमेंट। उन्होंने अगर कोई वीरेंद्र जी समय नहीं है। करी है, इसलिए उनके ऊपर नोटिस आया होगा। अपना वीडियो बनाया है कि मुझे मेरी इनके वहाँ 7 खून माफ है। इनके वहाँ संजय कुमार को 3 साल तक महिला अपनी कार्यकर्ता का यौन उत्पीड़न माफ था। इस समय अजय कुमार पर कोई जांच नहीं हो रही, जबकि अंकिता के पिता कह रहे हैं कि हमारा शक है कि मुख्य आरोपी या वीआईपी वही है, उन पर कोई जांच नहीं हो रही। इनके 12-13 जिला पंचायत अध्यक्ष बनकर आए, एक के ऊपर भी जांच नहीं बैठी। हमारे मात्र 2 चुनकर आए और दोनों के ऊपर इतनी जांचें बैठा दी कि थक हार कर वो चल दिए। राजेंद्र भंडारी की पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष थी, आपने देखा घुटने टेक कर भाजपा में चले गए वो, क्योंकि इतना प्रताड़ित कर दिया उनको जांच पर जांच बैठाकर। तो इनके वहाँ मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी को तो 7 खून माफ है। पुलकितारिया को आप देख तो रहे, अभी तक फांसी। चलिए ठीक है गरिमा जी, समय मेरे पास नहीं है। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। गरिमा जी, वीरेंद्र जी और उमा सिसोदिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से उत्तराखंड में गढ़वाल सीट से कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं गणेश गोदियाल, उनको आईटी का नोटिस गया है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस इसे चुनावी मुद्दा बना रही है, साफ तौर पर कह रही है कि कैंपेनिंग को प्रभावित करने के लिए ये आईटी का नोटिस आया है। दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि जहां कोई गड़बड़ी होगी वहीं नोटिस जाएगा। आने वाला समय बताएगा कि जनता इस पर क्या जवाब देगी। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतने खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार। पार्टी आसन्न हार को सामने देख रही है, तो उसके बाद